15 साल तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया था, यानी मार्च में ही सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और उसके बाद ही ये बड़ा हादसा हो गया। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि मोरबी हादसे की 3 वजह क्या है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मरम्मत में लापरवाही हुई है, सिर्फ इसमें पेंट कर दिया गया या जांचा परखा गया कि क्या कोई कमजोर तार भी है जिसकी वजह से कोई हादसा हो सकता है। क्षमता से ज्यादा भीड़ का होना, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि जितनी क्षमता इस ब्रिज में जाने के लिए होनी चाहिए उससे ज्यादा लोगों को इसमें जाने के लिए एंट्री और टिकट दिए गए हैं। वही तीसरी जो चीज हम आपको दिखा रहे थे, इसी के साथ साथ आपको मोरबी पुल हादसे से जुड़ी ये भी खबर बता दें, मौत अभी तक 134 लोगों की हो चुकी है, रेस्क्यू 66 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अस्पताल में 10 लोग अभी भर्ती हैं और डिस्चार्ज 56 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो मोरबी में कैसे गिर गया ये पुल, झूलते हुए पुल के टूटने की वजह आखिरकार क्या हो सकती है? आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, तो हमने एक्सपर्ट से बात कर समझने की ये कोशिश की। देखिए मेरे सहयोगी शुभांकर मिश्रा की आर्किटेक्ट अमनदीप गर्ग से बातचीत पर यह रिपोर्ट। गुजरात में मच्छी नदी के ऊपर यह मोरबी पुल हमने बनाया है ताकि हम आपको यह समझा सकें कि जिस हादसे ने देश को स्तब्ध कर दिया उसके मूल कारण क्या थे। मेरे साथ एक एक्सपर्ट अमनजीत जी मौजूद हैं और हमने ग्राफिक जरिए समझाने की कोशिश की है कि वो पुल कैसा दिखता था, नीचे नदी की धारा कैसी थी। सर, ये पुल तो हमने दर्शकों के लिए बना दिया है, लेकिन उनको जरा समझाइए कि ये हादसे की वजह क्या रही, क्योंकि 134 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। इस घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया है। तो ऐसे जो पुल होते हैं इनमें हादसे किस वजह से होते हैं, क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज लोग अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और ये एक सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो पुल के इस तरह के फेल होने या टूटने के कुछ मुख्य कारण में से एक कारण यह है कि पुल पर लोड अधिक होना, यानी कि पुल की जो क्षमता है उससे अधिक वजन यदि पुल पर रहेगा तो वह कमजोर हो जाता है। और क्योंकि ये केबल स्टे ब्रिज है जी, केबल हमें बहुत ज्यादा समय नहीं देगी बताने के लिए कि पुल कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, तो अचानक से हादसे हो जाते हैं। तो ये पूरे पुल पर भीड़ का ज्यादा होना या किसी स्पेसिफिक जगह पर ज्यादा लोग का होना, या दोनों वजह हो सकती है? दोनों वजह है, लेकिन पूरे पुल पर ज्यादा भीड़ का होना एक मुख्य कारण है जी। हर पुल की एक लोड लेने की क्षमता है, अगर क्षमता से ज्यादा वजन होगा तो केबल पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा और उस प्रोसेस में हमारे केबल के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो कि इस हादसे में हमें देखने को मिलता है, जो वीडियो हमें देखने को मिलती है उससे ये समझ में आता है कि केबल में ओवर स्ट्रेसिंग की वजह से ये केबल टूटा और पुल पे जो लोग थे वो बहुत ही अच्छा। एक थ्योरी सर ये भी निकल कर आ रही कि बहुत सारे लड़के लड़कियां यहां पर थे जो इस पुल के खेल रहे थे या पैर से हिला डुला रहे थे, तो क्या ऐसी गतिविधियां भी हादसे का सबब बन सकती हैं? देखिए, अगर कुछ लोग इस तरह की एक्टिविटी करें तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग उछलने की एक्टिविटी करते हैं या कूदने का काम करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है जी। और वो फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रिज के फंडामेंटल टाइम पीरियड के साथ में अगर थोड़े भी आसपास पहुंच जाती है तो पुल के वाइब्रेशन को बहुत बढ़ा देती है जी। और जब पुल का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अचानक से फेलियर के प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ वीडियो में देखा कि कुछ लोग कुछ तारों को हिला रहे थे या उछल कूद कर रहे थे, तो पहले ही लोड बहुत ज्यादा था कैपेसिटी से, और ये जो घटना जो लोगों ने उछल कूद की वो और ज्यादा ट्रिगर कर गया। ठीक है, इसके तार पुराने हैं, मरम्मत क्योंकि हुई थी और कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 6 महीने बंद था, 25 तारीख के बाद खुला और 1 हफ्ते के अंदर टूट गया। तो क्या मरम्मत को लेकर सवाल उठाना लाजमी है? देखिए, मरम्मत या कोई भी जब हम लोड स्ट्रक्चर का देखते हैं तो एक पर्टिकुलर लोड के लिए वो स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देखूं तो समझ में आता है कि लगभग 150 से 200 लोगों तक की भीड़ के लिए शायद यह पुल व्यवस्थित था या डिजाइन किया गया। ये पुल जो सर हम दिखा रहे हैं ये बताया जाता है 1879 में शायद ये बना था और उस जमाने में राजा महाराजा जो थे वो यहाँ से पार करते थे, 3.5 लाख रुपए खर्च हुआ था। कुछ बता सकते हैं इस पुल के बारे में जानकारी आप? देखिए सर, इस समय जब भी पुल बनते थे 100-150 साल पुराने पुल, चाहे हम ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला जो पुराना वाला था, अभी तो वहां पर भी दोबारा से बना दिया गया है, ये सारे के सारे पुल उस समय आम आदमी को एक छोर से दूसरी छोर पहुंचाने के लिए नॉर्मल लोड के लिए बनाए जाते थे। जो भी उस समय का टेक्नोलॉजी थी, देखिए उस समय नदी के बीच में से कोई भी पिलर पोस्ट बनाना पॉसिबल नहीं था। सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 143 साल पुराना अगर पुल है तो क्या आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है या उसमें अपडेट की जरूरत है? बिल्कुल अपडेट की जरूरत है। जनरली हम ये मानते हैं कि 100 से 120 साल से ज्यादा इस तरह की स्ट्रक्चर की लाइफ नहीं होती जी। अगर हम 100-120 साल पुराना हो जाने के बाद भी उस पुल को इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो मेजर यानी आप रिट्रोफिटिंग। खतरे को दावत दे रहे हैं। हाँ। तो ये जिम्मेदारी किस पर होती कि इन चीजों की जांच पड़ताल की जाए या इसे अपडेट किया जाए? देखिए, प्रशासन इसको देखता है, प्रशासन उसमें किसी स्ट्रक्चरल ऑडिट एजेंसी को देता है कि इसको ऑडिट करके पता लगाया जाए कि स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं है, और अगर वो ऑडिट में सही पाया जाता है तो उसको कुछ समय के लिए अलाउ कर दिया जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को पीरियडिकली ऑडिट करना जरूरी तो है। देखिए 3.5 लाख में ये पुल बना था, राजा वाघजी के दौर में बनाया गया था, अंग्रेजों के जमाने का ये पुल था, और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसे अपडेट की जरूरत, उसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम था और ये समय सीमा पूरा कर चुका था, हादसों को दावत थी। ऐसे में बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि ग्राफिक्स जरिए हम आपको समझाएं एक्सपर्ट के द्वारा कि क्या क्या प्रमुख वजह थी हादसों को लेकर, कहां कहां लापरवाहियां हुई, वो कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से यह हादसे हो सकते थे, क्योंकि इस हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और ऐसे तमाम पुलों को लेकर एक सवाल मन में पैदा कर दिया कि क्या हमें अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके।